नमस्कार। आर्यन खान ड्रग्स केस में अभी एक बड़ी खबर आई है। आर्यन केस की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में समीर वानखेड़े ने खुद को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने की साजिश की आशंका जताई है। सवाल है कि क्या मुंबई का ड्रग्स का मामला अब कोई नया मोड़ लेने वाला है? वसूली की बात सामने आने के बाद क्या इसमें अब मुंबई पुलिस का भी दखल हो सकता है? समीर वानखेड़े ने पुलिस कमिश्नर को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की शिकायत भी की है और ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि आज ड्रग्स केस को लेकर मुंबई में बहुत हलचल हुई और इस पर हमारे 6 रिपोर्टर्स ने आपके लिए यह रिपोर्ट तैयार की। क्या शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे? क्या 18 करोड़ पर डील पक्की हुई? और सबसे अहम बात कि 8 करोड़ किसे देने की बात हुई? ये सवाल इसलिए क्योंकि आर्यन केस में कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। एक एफिडेविट सामने आया है। इस हलफनामे में बहुत ही विस्फोटक बातें लिखी हुई हैं। एक वीडियो क्लिप रिलीज की गई है। इस वीडियो क्लिप में किरण गोसावी मोबाइल पर आर्यन खान की किसी से बात करा रहा है और इस वीडियो क्लिप में काले कपड़े में ये शख्स अब हर किसी के रडार पर है। 24 अक्टूबर की सुबह आर्यन केस में बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने क्रूज ड्रग्स केस को हिला कर रख दिया। इस केस में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे ड्रग केस बहुत ज्यादा ही उलझ गया है। करोड़ों की वसूली से लेकर हलफनामा और साथ में एक और मिस्ट्री मैन। और एक बड़ा सवाल है कि आखिर किरण गोसावी कहां है, क्योंकि हलफनामा देने वाला शख्स प्रभाकर साइल किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है और उसने अपनी जान को खतरा बताया है। 2 अक्टूबर को जब क्रूज शिप पर एनसीबी का छापा पड़ा था तब इसमें आर्यन खान समेत 8 लोग पकड़े गए थे। एनसीबी ने इस रेड में 9 लोगों को गवाह बनाया था। उनमें किरण गोसावी भी था और उसका बॉडीगार्ड प्रभाकर सायल भी एनसीबी का गवाह था। 2 अक्टूबर को रेड पड़ी और अब 23 अक्टूबर को प्रभाकर सायल ने हलफनामा दिया है। 21 दिन बाद प्रभाकर साली ने 6 पन्ने के एफिडेविट में काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस हलफनामे में क्या क्या लिखा हुआ है इसे बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें पूरी ड्रग्स केस की स्टोरी पलटते हुए नजर आ रही है। हलफनामे में चौथे पेज के आखिरी पैराग्राफ में प्रभाकर सायल के हवाले से लिखा गया है कि केपी गोसावी फोन पर सैम से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम 25 करोड़ का बम रखो और इसे 18 करोड़ पर फाइनल सेटल करते हैं। इस केस में एनसीबी ने 9 गवाह बनाए थे। उनमें मुख्य लोग थे किरण गोसावी, सैम डिसूजा, भानुशाली और प्रभाकर सायल। प्रभाकर सायल ने अब हलफनामा देकर एनसीबी की रेड को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रभाकर साइल का आरोप है कि उसने किरण गोसावी को 25 करोड़ की डील की बात करते हुए सुना था। प्रभाकर साइल ने यह भी दावा किया है कि उसने किरण गोसावी को शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से बात करते हुए भी देखा। एफिडेविट में दावा किया गया है कि शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी और गोसावी के बीच कार के अंदर बातचीत हुई थी। प्रभाकर साइल ने यह भी आरोप लगाया है कि किरण गोसावी ने उसे 50 लाख कैश कलेक्ट करने के लिए भी भेजा था। ऐसे में इस हलफनामे के बाद बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे गए? क्या आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे वसूली का बड़ा खेल है? हलफनामे में 5वें पेज के पैराग्राफ में प्रभाकर साली के हवाले से लिखा गया है कि कुछ मिनटों के बाद एक ब्लू रंग की मर्सिडीज वहां पहुंची और मैंने देखा उस कार में पूजा डडलानी आई। सैम, केपी गोसावी और पूजा डडलानी उस मर्सिडीज में बैठ गए और बातें करने लगे। तब हम सभी 15 मिनट बाद वहां से निकल गए। केपी गोसावी और मैं खुद मंत्रालय पहुंचे। केपी गोसावी ने किसी से बात की और फिर वाशी निकल गए। हम वाशी पहुंचे और फौरन केपी ने मुझसे कहा कि इनोवा कार लो और इंडियाना होटल के करीब तारदेव सिग्नल पर पहुंचकर 50 लाख कैश कलेक्ट करो। मैं सुबह करीब 9:45 पर उस जगह पहुंचा जहां 5102 नंबर की सफेद कार आई और मुझे कैश से भरे 2 बैग दिए जिसे मैं उनके घर वाशी लेकर पहुंचा और किरण गोसावी को दे दिया। इन बातों के सामने आने के बाद एनसीबी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने फिर एनसीबी पर हमला किया है। कई आरोप लगा चुके हैं। प्रभाकर सायल का हलफनामा सामने आने के बाद उन्होंने कहा
कि सत्य ही जीतेगा, सत्यमेव जयते। ऑर्गेनाइज क्राइम इस शहर में 1 साल तक चला, करोड़ों रुपए की उगाही हुई। जो मामले दर्ज है 1 साल से एक भी गिरफ्तारी नहीं, मामला खुला रखा गया है और लोगों को बुला बुला के बड़े पैमाने पे उगाही हो रही थी। सारे झूठे मामले बनाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं अगर इसकी जांच होगी तो हमें लगता है और बहुत सारे खुलासे होंगे। हम मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी मांग करेंगे। 22 दिनों के बाद जो प्रभाकर की बातें सामने आ रही है, वे 22 दिन खामोश क्यों थे? जब महाराष्ट्र सरकार के एक के बाद एक मंत्री पत्रकार वार्ता लेकर के एनसीबी को बदनाम कर रहे हैं। इस केस में गवाहों में एनसीबी ने जिन लोगों को शामिल किया था उनमें किरण गोसावी और उसका बॉडीगार्ड प्रभाकर सायल, ओब्रे गोमेज, आदिल उस्मानी, वी वेंगाकर, अपर्णा राणे, प्रकाश बहादुर, शुएब फैज, मुजम्मिल इब्राहिम और बीजेपी नेता मनीष भानुशाली शामिल हैं। 2 अक्टूबर को क्रूज शिप पर रेड के दौरान क्या हुआ, इसे प्रभाकर के हलफनामे के हिसाब से देखें तो रात 10:30 बजे गोसावी ने उसे बोर्डिंग एरिया में बुलाया। वहां केबिन में आर्यन खान और मुनमुन धमेचा थे। इसके बाद रात 12:30 बजे किरण गोसावी एनसीबी अधिकारियों के साथ आर्यन खान को सफेद रंग की इनोवा कार में एनसीबी ऑफिस लाया। रात 1 बजे किरण गोसावी ने प्रभाकर सायल को एनसीबी ऑफिस आने के लिए कहा और बोला कि इस मामले में उसे पंच यानी गवाह बनना है। प्रभाकर साइल ये किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है। जुलाई 2021 से ये किरण के साथ काम कर रहा है। प्रभाकर साइल के मुताबिक रेड के बाद गोसावी फोन पर लगातार एक और अहम गवाह सैम डिसूजा से बात कर रहा था। हलफनामे के मुताबिक गोसावी ने इस दौरान कहा कि तुमने 25 करोड़ का बम डाल दिया है, अब इसे 18 करोड़ रुपए में फाइनल करो। 2 अक्टूबर की रात रेड के बाद मनीष भानुशाली और किरण गोसावी को एनसीबी दफ्तर के अंदर आरोपियों के साथ जाते देखा गया था। ये दोनों अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे। इस दौरान किरण गोसावी ने एनसीबी दफ्तर में आर्यन खान के साथ सेल्फी भी ली थी, जो खूब वायरल हुई। लेकिन इस दौरान एक शूट किया हुआ वीडियो शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट किया है, जिसने इस केस को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में किरण गोसावी और आर्यन खान अगल बगल में बैठे हैं। गोसावी मोबाइल फोन पर आर्यन की किसी से बात करा रहा है। ये बातचीत किससे हो रही है, बात क्या हो रही है, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन ये वीडियो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। संजय राउत ने कहा कि गवाहों से एनसीबी का खाली पेपर पर दस्तखत कराना शॉकिंग है और इस केस में पुलिस को दखल देना चाहिए। आज भी मैं ये देख रहा हूँ, आज जो वीडियो सामने आया है एनसीबी का जो नकाब निकालने वाला, चेहरा दिखाने वाला, ये बहुत ही गंभीर है। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने उस बारे में चिंता व्यक्त की कि एनसीबी की जो कार्रवाई हो रही है वो महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए उनकी एक्शन हो रही है। इस वीडियो को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये कि किरण गोसावी आर्यन खान की बातचीत किससे करा रहा है। क्या आर्यन की बातचीत शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी से हो रही है या खुद शाहरुख और गौरी खान आर्यन से बात कर रहे हैं। वसूली की बात सामने आने से इस केस में कुछ नए करैक्टर सामने आ सकते हैं। प्रभाकर ने करोड़ों की डीलिंग की बात की है, जिसमें कई लोगों की हिस्सेदारी बताई जा रही है। प्रभाकर साइल के मुताबिक 3 अक्टूबर को गोसावी ने उसे वाशी बुलाकर पैसों से भरा बैग दिया था, जिसे सैम डिसूजा को देने के लिए कहा गया था। प्रभाकर साइल का ये दावा है कि उसने ये बैग सैम डिसूजा को शाम 6:15 बजे होटल ट्राइडेंट के पास दिया था। प्रभाकर साइल को अब अपनी जान का खतरा सता रहा है, क्योंकि किरण गोसावी भी 6 अक्टूबर के बाद से गायब है। इस केस में एनसीबी पर शुरू से उंगली उठ रही है। मामला पॉलिटिकल हो चुका है। मामला विजिलेंस मैटर का है, इसलिए ये पूरा मामला डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी संज्ञान में लाया गया है। एनसीबी ने अपने प्रेस रिलीज में यह भी कहा है कि ये मामला सब जुडिस है और इसलिए इस मामले में बहुत ज्यादा डिटेलिंग
जानकारी देना गलत होगा, लेकिन समीर वानखेड़े पर जितने भी आरोप लगे हैं उसका समीर वानखेड़े ने भी खंडन किया है। समीर वानखेड़े ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे केस में किसी भी पैसे के लेन देन की खबर बिल्कुल ही निराधार और गलत है। वहीं इस पूरे केस में सेंटर पॉइंट आर्यन खान को अभी 2 रात और जेल में गुजारनी होगी, क्योंकि 2 अक्टूबर को रेड पड़ी और 3 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार किया। 8 अक्टूबर को आर्यन को आर्थर रोड जेल भेजा गया और अब 26 को जमानत पर सुनवाई का मतलब है कि आर्यन खान 23 दिन तक हिरासत या जेल में रहेंगे। आर्यन खान केस में गवाह प्रभाकर साइल के इस दावे के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी और बढ़ेगी। शिवसेना और एनसीपी वर्सेस एनसीबी का यह खेल अभी और आगे बढ़ेगा और इस पूरे पॉलिटिकल गेम में आर्यन खान और बाकी के आरोपी राजनीतिक मोहरों की तरह देखे जाएंगे। अभी एनसीबी ने इस मामले में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया है। यह मामला अभी और आगे जाएगा, क्योंकि आर्यन खान की जमानत की सुनवाई 26 अक्टूबर को होनी है और सबकी नजर कोर्ट में बनी रहेगी कि 26 अक्टूबर को हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत को लेकर हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। आर्यन खान के साथ मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत पर भी 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वहीं 25 अक्टूबर को अनन्या पांडे को एनसीबी ने तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन उससे पहले प्रभाकर सायल का हलफनामा और हिरासत में गोसावी के साथ आर्यन की वीडियो ने इस केस को इन्वेस्टिगेशन के पहलू से और दिलचस्प या कहें कि उलझा कर रख दिया है। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू पहुंचे। आर्टिकल 370 और 35 से खत्म होने के बाद अमित शाह पहली बार जम्मू आए तो अपने साथ जम्मू रीजन के डेवलपमेंट का पूरा प्लान लेकर आए। अमित शाह ने जम्मू में बड़ी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने आतंकवाद से लड़ाई, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट और राज्य के नौजवानों के बेहतर भविष्य की बात की। अमित शाह का पूरा फोकस विकास से आतंक के विनाश पर रहा। अमित शाह ने बताया कि कैसे जम्मू कश्मीर के नौजवान विकास के रास्ते पर चलकर दहशतगर्दी की जड़ें उखाड़ सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले गृहमंत्री अमित शाह जम्मू के बॉर्डर एरिया पर गए हैं। उन्होंने जवानों से बात की, सुरक्षा तैयारियों का जायजा भी लिया और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू ऐसे वक्त में आए जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू रीजन के पुंछ और राजौरी में ऑल आउट ऑपरेशन चला रखा है। मेंढर, सुरनकोट और थान मंडी के जंगलों में 14 दिनों से आतंकियों के सफाई का अभियान चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में पब्लिक मीटिंग की तो सीधे सीधे आतंकियों और उनकी आकाओं को अल्टीमेटम दे दिया। वंदे वंदे। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बना देगी जिससे आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहाँ पर न जाए और दहशतगर्दी पूर्णतया समाप्त हो। जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास है। आतंक का मुकाबला कैसे होगा, जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्या का सिलसिला कैसे रुकेगा, मोदी सरकार ने इसका रोड मैप तैयार कर लिया है। इस प्लान पर काम शुरू हो चुका है। पिछले 30 साल से भी ज्यादा वक्त से आतंकी यहाँ के युवाओं को आतंक के रास्ते में झोंक रहे हैं, जिसकी वजह से वो विकास और पढ़ाई लिखाई से बेहद दूर थे। मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि अब आतंकियों का सफाया किया जाएगा। इसीलिए जहां एक तरफ आतंक के ऊपर कड़ा प्रहार किया जा रहा है, तो वहीं यहां के युवाओं को विकास की राह और साथ में एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशन का हब बनाना चाहती है। इसीलिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने आईआईटी कैंपस का भी उद्घाटन किया। आज गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में आईआईटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। नए कैंपस को बनाने में 210 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नए कैंपस में पढ़ाई के साथ साथ अच्छे हॉस्टल, जिम्नेजियम और इंडोर गेम्स जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
जम्मू कश्मीर में 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद अब 7 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल है। पहले सिर्फ 500 स्टूडेंट्स MBBS की पढ़ाई कर पाते थे। मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 2000 कर दिया है। 2 और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहा है। 4500 यूथ क्लब बनाए गए, जिनमें 35,000 से ज्यादा नौजवानों की जिंदगी संवारी जा रही है। इन यूथ क्लब के जरिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। 4500 यूथ क्लब यहाँ खोले गए हैं। 35,000 युवाओं से मैंने बातचीत की। किसी को रोजगारी मिली है, किसी को शिक्षा मिली है, किसी को स्किल अपग्रेडेशन के फायदे मिले हैं। वो लोग समाज सेवा के काम में जुटे। अगर ये 45,000 युवा जम्मू कश्मीर के गरीबों की सेवा में लगते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, दहशतगर्द कुछ नहीं बिगाड़ सकते मित्रों, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये युवा देखते देखते जम्मू कश्मीर को बदल देंगे। जम्मू कश्मीर करीब 3 दशक से आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर के आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन मोदी सरकार जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। 9 मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज, IIT, NIT, IIM, NIP, IIMC, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, BSc नर्सिंग कॉलेज, ढेर सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ छापे बनाए गए हैं। मोदी सरकार की कोशिश है कि विकास के रास्ते आतंकवाद को मात दी जाए। इसीलिए जम्मू कश्मीर में लगातार नए इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इन इन्वेस्टमेंट के जरिए राज्य में बड़े स्तर पर रोजगार पैदा किया जा रहा है। कोशिश यही है कि कश्मीर के नौजवानों के पास रोजगार के बेहतर विकल्प हो, जिससे वो आतंकी संगठनों के चंगुल में फंसने से बच पाए। निवेश के चलते 5 लाख नए रोजगार उत्पन्न होने वाले हैं। अभी श्री जयपुरी आए थे, उनका 500 करोड़ का निवेश जम्मू में होने वाला है। अब तक जम्मू और कश्मीर मिलकर जम्मू में 7,000, कश्मीर में 5,000 करोड़ का निवेश का भूमि का आवंटन कर दिया। जब हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, तब मजाक उड़ाते थे। ये 3 परिवार वाले जो शोषण करे हैं ना सालों तक आपका, कौन आएगा यहाँ? ये मोदी जी का कमाल है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। मैं बताता हूँ 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 के पहले आ जाए। मोदी सरकार की मेहनत से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां ही नहीं, दूसरे मुल्क भी जम्मू कश्मीर में निवेश को एक मौके की तरह देख रहे हैं। एक हफ्ता पहले ही दुबई प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ा समझौता किया। दुबई ने रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल पार्क, IT टावर, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक MOU साइन किया। समझौते पर दस्तखत करने के लिए दुबई की मल्टीनेशनल कंपनी DP वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलेमान खुद श्रीनगर आए थे। दुबई सरकार का जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट एक ऐतिहासिक फैसला है। ये यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी सौगात है, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर आगे उन्नति की राह पर बढ़ेगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के साथ MOU साइन करना दुबई सरकार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज है कि भारत वर्ल्ड पावर की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की एक अहम भूमिका है। जम्मू कश्मीर में दुबई के निवेश के क्या मायने हैं? इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि इससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने दुबई के इन्वेस्टमेंट को भारत के लिए एक बड़ी सफलता कहा। अब्दुल बासित ने इसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की विदेश नीति के लिए झटका बताया। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच बिल्कुल क्लियर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को अगर विकास की राह पर ले जाना है तो यहां के लोगों को रोजगार, साथ में यहां पर विकास होना बेहद जरूरी है और इसी से आतंकवाद की कमर भी टूटेगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए 55,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 35,000 करोड़ रुपए इसमें से खर्च भी हो चुके हैं और 21 ऐसी परियोजनाएं हैं जो पूरी तरह से पूरी होने के बाद अब इसका फायदा सीधा लोगों को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार का मंत्र है विकास, विकास, विकास। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जम्मू रीजन के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई। 7,000 लोगों को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। मुमकिन योजना के तहत जम्मू के 500 नौजवानों को रोजगार के लिए वाहन दिए गए। तेजस्वी योजना के तहत 2,000 महिला उद्यमियों को आर्थिक मदद दी गई है। 15,000 महिलाओं को 10,000 रुपए का लोन सिर्फ 6% ब्याज पर दिया गया। 1,000 लोगों को वन अधिकार सर्टिफिकेट बांटे गए। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। 104 सेंट्रलाइज हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। 272 परियोजनाओं के तहत 2,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाने का काम भी चालू किया गया है। आज इसका भूमि पूजन किया गया। एक ही दिन में लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा विकास के काम आज आपके सामने ही इसी मंच पर जम्मू के लिए घोषित किए। तीनों परिवार के शासन का योग कर दो ना तो भी 15,000 करोड़ नहीं होंगे। अमित शाह ने आतंकवाद के खात्मे की बात कही। जम्मू कश्मीर के विकास को रोड मैप बताया। यहाँ के नौजवानों के बेहतर फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट्स की लिस्ट गिनाई और फिर जम्मू कश्मीर पर दशकों तक राज करने वाले अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार पर अटैक भी किए। कल ये 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं, मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे, आप हमारा हिसाब मांगते। आपने अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता की है क्या? की है जम्मू वालों, बोलो जरा, की है क्या? जम्मू को अन्याय किया या नहीं किया? प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर उनके दिल में बसा है। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए मोदी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर और संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से श्रीनगर शारजाह फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई गई। 11 साल बाद घाटी और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डायरेक्ट हवाई संपर्क स्थापित हुआ है। इन्हीं कामों की बदौलत गृह मंत्री अमित शाह अपने विरोधियों से सवाल पूछ रहे हैं कि 70 साल तक उन्होंने क्या किया। 70 साल तक ये 3 परिवार वाले क्या दिए जम्मू कश्मीर को? 87 विधायक, 6 सांसद, यही ना? मोदी जी ने 30,000 लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि बनाने का काम किया है। हर गांव के अंदर पंचायत बनी है, हर तहसील के अंदर तहसील पंचायत बनी है, हर जिले के अंदर जिला पंचायत बनी है। अब ये 3 परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं बताता हूं, मेरा पंच सरपंच भी भारत क्या सरकार का मंत्री बन सकता है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि पहले सिख, खत्री, वाल्मीकि, गुर्जर शरणार्थियों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, लेकिन अब इन सभी को संविधान द्वारा दिए गए सारे अधिकार मिल रहे हैं। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र का विकास होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, विकास में खलल डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर के विकास को रोक नहीं सकती। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाली इमरान सरकार खुद फंस गई है। पाकिस्तान में एक धार्मिक जुलूस निकला। पाकिस्तान के मुल्ला मौलानाओं ने जब इस जुलूस को देखा तो उन्होंने इमरान के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। इमरान खान इस वक्त खुद सऊदी अरब में हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी सरकार पर खतरा दिख रहा है। इस मुसीबत का नाम है जन्नत की हूर।
इसके लिए पाकिस्तान में पागलपन है और हर हूर को देखने का दावा खुद इमरान भी कर चुके हैं। आपने दीन के नाम पे दीन का जनाजा निकाल दिया। मिलादुन नबी की हूर कोई कह रहा है, कोई जन्नत की हूर पाकिस्तान में कह रहा है, कोई जन्नत की मिलादी हूर कह रहा है। मेरे तो दिमाग से ही बाहर है ये सब कुछ। ये हूर ला के दिखाना, इतने जाहिल लोग हैं पाकिस्तान में। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। एक लड़की को सफेद कपड़े पहना दिए, उसे गाड़ी में बिठाकर जुलूस निकाला और इसे जन्नत की हूर बता दिया। ये तस्वीर देखकर पाकिस्तान में मौलवियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कहाँ हैं आप? मुल्तान के अंदर एक गैर महरम लड़की को हूर बना के स्टेज के ऊपर बिठाया गया। क्या रसूलुल्लाह की पैदाइश के, जिसको आप मजहबी त्योहार मान रहे हैं, उसके जुलूस के अंदर, यानी ईद मिलादुन नबी के जुलूस के अंदर मुसीकी बाज रही हो, औरतें नाच रही हो, भंगड़े डल रहे हो, मस्जिद में अजान हो रही है राजा बदार पिंडी का। सोशल मीडिया के ऊपर आपने क्लिप्स देख ली हैं। मुल्तान के अंदर एक गैर महरम लड़की को बेहिजाब और बेनिकाब बिठाकर उसके इर्द गिर्द रक्स हो रहे हैं और तमाशबीनी हो रही है, उसको दरमियान में बिठा के उसको देखा जा रहा है। औरत को बेपर्दा करके उसको स्टेज पर सजाकर लोगों के सामने आया करके, ये क्या है? खुदा के लिए मुझे बताओ ये क्या है? क्या तुमने मजाक बना के रखा है दीन को? मजाक ही बन के रह गया है इस किस्म की हरकतों की वजह से। ये वीडियो पाकिस्तान के मुल्तान शहर का है। मिलाद उन नबी त्योहार के दिन वहां सड़कों पर जुलूस निकाला गया। इसमें सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई। ज्यादातर गाड़ियों पर बच्चों को तैयार करके बिठाया गया, लेकिन चर्चा सिर्फ इस लड़की की हुई जिसे सजाकर एक गाड़ी पर बिठाया गया और दावा किया गया कि यही जन्नत की हूर है। जन्नत और हूर पाकिस्तानियों के दिमाग में इस कदर बसा हुआ है कि ये सुनते ही इस लड़की के करीब सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग खड़े होकर सेल्फी लेने लगे। अपने लोगों की ये नापाक हरकत देखकर सबसे ज्यादा बुरा भला पाकिस्तान के लोगों ने ही कहा। मुल्तान में 12 रबीउल अव्वल वाले दिन एक बहुत अजीब सी हरकत की गई। नाजरीन, एक लड़की को चिट्टे कपड़े पहना के, व्हाइट फ्रॉक पहना के चौक के दरमियान में बिठा दिया गया और उसकी नुमाइश की गई। बोला गया कि जन्नत की हूर है ये। जन्नत की हूर ऐसी दिखती है, अगर आप लोग अच्छे काम करोगे तो आप लोगों को जन्नत की हूर ऐसी मिलेगी। आप देख रहे हैं, आपके सामने है कि क्या हालात चल रहे हैं। मुल्तान में ये हुआ है। मुल्तान पढ़े लिखों का शहर है। ये कैसे दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया गया। हूर का जिक्र होते ही पाकिस्तान में सबके कान खड़े हो जाते हैं। मुल्क का आम आदमी हो या वजीर आजम, सबको हूर पाने की चाहत है। ये बात शुरू हुई तो पाकिस्तान में इमरान खान का हूर वाला बयान वायरल हो गया। 2013 में मैं वो इलेक्शन कैंपेन में लिफ्ट से गिर गया, शौकत खाना में पहुंच गया। बड़ी मुझे तकलीफ, मैंने कभी इतनी, क्योंकि मेरी पीठ पे हड्डियां टूट गई। अब ये बड़ा मैं तकलीफ में, तो इसने डॉक्टर आसिम ने, मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया मुझे, वो टीका ऐसा लगाया कि ना मुझे तकलीफ भी खत्म हो गई, सब कुछ दुनिया बदल गई। वो जो नर्सेस थी वो मुझे हूरें नजर आनी शुरू हो गई। तो मैं सोचा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे। तकरीर भी कर दी मैंने कोई टीवी के ऊपर, वो मुझे याद ही नहीं मैंने क्या कहा। तो वो जब उसका इफेक्ट गया फिर मुझे तकलीफ शुरू हो गई। मैंने इससे इतना जोर लगाया कि मैं खुदा के वास्ते वो टीका फिर से लगा दूं, लेकिन इसने, मैंने इसको थ्रेटन भी किया। मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, टीका लगाओ वापस। जिस मुल्क का वजीर आजम खुद हूर की बातें करता हो, वहां की आवाम अगर इसके पीछे पागल है तो गलत क्या है? अब पाकिस्तान में बवाल की वजह समझिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब के जन्मदिन के मौके पर ईद मिलाद उन नबी मनाया जाता है। इस दिन घरों मस्जिदों में इबादत की जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, गरीबों को दान दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर जुलूस में नाच गाना और ढोल तमाशा देखकर बिगड़े हुए हैं। आप खुद कहते हैं रसूलुल्लाह का नाम ढोल के ऊपर, सरंगी के ऊपर, तबले के ऊपर नहीं लेना चाहिए, भंगड़ा नाच गाना नहीं होना चाहिए। तो इन जुलूसों को किसने रोकना? और हुकूमत कहाँ है? क्या रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर
जो त्यौहार मनाया जा रहा है उसमें रसूलुल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी नाफरमानियां होंगी। अपनी गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल से बड़ी मौजबाना गुजारिश है, नजरे करम इधर भी करें, थोड़ा होश में आए। ये कोई तरीका नहीं है, ये इस्लाम को पता नहीं ये क्या किया जा रहा है। मेरे तो दिमाग से ही बाहर है ये सब कुछ। ये हूर ला के दिखाना, इतने जाहिल लोग हैं पाकिस्तान में। मुझे तो ये चीज बिल्कुल नहीं पता था कि इतने जाहिल लोग भी हैं इधर। इतने जाहिल लोग जो अपनी बेटियां लाकर रोड पे बिठा देंगे और बोलेंगे कि ये जन्नत की हूर है, और जो कंजरियां लाके मुजरे करवाएंगे और बोलेंगे कि हम खुशी मना रहे हैं। ऐसी खुशी बिल्कुल नहीं होती, ऐसे किसी भी जगह पे खुशी नहीं होती। मुजरा शादियों में करवाना भी हराम है, तो तुम लोग इस ऐसे दिन में मुजरा करवा रहे हो, तुम ऐसे दिन में हूर लाकर बिठा रहे हो। इतना ही काफी नहीं था, हजारों लोगों की भीड़ के सामने कुछ कट्टरपंथियों ने अपना हूर फॉर्मूला पेश कर दिया। पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर आतंकवाद को बढ़ाया जाता है। पाखंडी मुस्लिम धर्मगुरु अपनी तकरीरों में जिहादियों को जन्नत की हूर का लालच देते हैं। उसी लालच को और बढ़ाने के लिए मुल्तान में हूर को पेश किया गया। ये देखकर पाकिस्तान के जाहिलों को अपने सपने हकीकत में बदलते हुए दिख रहे हैं। कट्टरपंथियों की साजिश का साथ सरकार ने भी दिया। पाकिस्तान के पंजाब में खुलेआम ऐसा हुआ, वहां इमरान की पार्टी की सरकार है, लेकिन वजीर आजम ने इसके खिलाफ एक बयान तक नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात कई जगहों पे इंतहाई जाहिल लोगों के हाथों में आ चुके हैं। वो जैसे चाहते हैं करते हैं, जो कि दीन इस्लाम की बदनामी का बायस बनते हैं। हर जगह पे नहीं, मिलादुन नबी मनाना ये नाजायज नहीं है, जुलूस निकालना ये नाजायज, लेकिन जुलूस में गैर शरई हरकत करना जैसे कि ये हुआ है और कई जगह पे होता है, ये गलत है। मिलादुन नबी गलत नहीं है। ऐसी घटनाओं पर इमरान खान आंखें बंद करके कट्टरपंथियों का साथ देते हैं, तभी तो उन्हें तालिबान खान कहा जाता है। पाकिस्तान में हूर के नाम पर क्या क्या होता है, कैसे ख्वाब दिखाए जाते हैं, आंकड़ों से इसके बारे में समझिए। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने 600 से ज्यादा आतंकवादियों पर रिसर्च की और पाया कि सभी आतंकवादियों को जन्नत में 72 हूरों से मिलने का लालच दिया गया। इसके एक नहीं सैकड़ों सबूत हैं। पाकिस्तान के मौलवी मौलाना हूर का हुनर ऐसे पेश करते हैं जैसे वो जन्नत में खुद उनसे मिलकर आए हो। यहां से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, ये टारगेट दिखाकर मौलानाओं ने यंग जनरेशन का ब्रेन वॉश कर दिया। 74 साल से पाकिस्तान अपने बच्चों को हूरें बेच रहा है, आतंकी बना रहा है, ताकि वो दुनिया को बर्बाद कर सके। जन्नत और हूर का सपना दिखाकर सैकड़ों बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बना दिया गया। जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेकमंदों के लिए। जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत हैं। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। हमें तो सब चीज़ें चाहिए। जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में। क्या ख्याल है? वो अल्लाह से कहे अल्लाह मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर वो दुनिया में भी इन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश ना करे। इस्लाम के जानकार ये तो मानते हैं कि कुरान और हदीस में हूरों का जिक्र है, लेकिन ये नहीं मानते कि आतंक के रास्ते पर चलने वालों को ही इन हूरों के दर्शन होंगे। फिलहाल पाकिस्तान के लोग टेंशन में हैं। उन्हें लगता है कि हूर के लिए ये पागलपन मुल्क को बर्बाद कर देगा। पता नहीं क्या होगा हमारा, पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत जल्द हम लोग बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। मुझे तो लगता है पाकिस्तान का भी फलस्तीन वाला हाल होगा। जिस तरह आप लोग अयाशियों में डूबते जा रहे हो ना, और अपनी चीजें खराब करते जा रहे हो। फिरके इतने ज्यादा बन गए हैं, इतने ज्यादा। पहले शिया सुन्नी होते थे, और अब आप उठा के देख लें तो आपको 72 फिरके मिलेंगे, 72 फिरके।
मुसलमानों की पार्टीशन हुई हुई है 72 फिरकों में। अगर औरतों ने बेहिजाब और बेनिकाब होकर शो पीस बनकर लोगों की आंखों को गरमाना है, तो फिर आप औरत मार्च के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं वो भी गलत है, उनको भी करने दीजिए। आपने दीन के नाम पे दीन का जनाजा निकाल दिया, क्या फतवे दे देना काफी है? मुफ्ती मुनीब साहब फतवा दे दिया कि ये हराम है, रोकना किसने है? आइए बाहर आइए, निकलिए। पाकिस्तान में हूर का जुलूस टॉप ट्रेंड कर रहा है, जिसे देखो वो इसी हूर की बातें करता है। इमरान सरकार जो खुद को रियासते मदीना कहती है, वो भी ऐसे मामलों को फुल सपोर्ट करती है। इससे लोगों का ध्यान मुल्क के असली मुद्दों की तरफ नहीं जाता। मजहब के नाम पर इमरान खान ने पूरे मुल्क को रिवाइंड मोड पर चला दिया है। पाकिस्तान में मजहबी मामले सरकार की टॉप प्रायोरिटी होते हैं, लेकिन यही पाकिस्तान अपने दोस्तों यानी चीन और सऊदी अरब को मजहब पर फुल डिस्काउंट देता है। इनका इस्लाम उस वक्त कहाँ चला जाता है जब चाइना जो है वो एप्पल वालों से कहकर और उसमें से कुरान की ऐप जो है वो निकलवा देता है। उनकी सारे जितने भी उनकी मोबाइल्स है या ऐप जो भी एप्लीकेशंस उनकी आती है, जो गैजेट्स आते हैं, उसमें से कहते हैं जी ये कुरान की एप्लीकेशन निकाल दो, वो निकाल भी देते हैं। उसके बाद जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस कहते हैं कि जी मुझे तो हदीसों पे ही जो है वो बिलीव नहीं है और बहुत सी ऐसी है जिसके ऊपर शक है, उस वक्त ये तहरीक लब्बैक वाले ना तो और इमरान खान समेत कोई इन दोनों कंट्रीज को कुछ नहीं कहता। देखें, पहली बात तो यह है कि हमारा वजीर दाखिला सुना दुबई बैठे हुए हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दुबई बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में धरने हो रहे हैं, इमरान खान साहब सऊदी अरब चले गए हैं, DGI अपॉइंट नहीं हुए नए जिनका नाम निकला हुआ है। इस वक्त लग रहा है कि पाकिस्तान जो है ना वो ऑटो पे चल रहा है। सारा मतलब सारे जो लोग हैं वो बड़े बड़े वो बाहर बैठे हुए हैं जिन्होंने स्टेटमेंटें देनी है। हूरों की मदद से मुल्क को बरगलाकर पाकिस्तान सरकार खुद जन्नत के सपने देख रही है। आजकल इमरान लोन लेने के लिए सऊदी अरब में है और वजीर आजम को डॉलर्स में ही हूरें नजर आ रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।